इस तारीख के अहम तरीन मौके पर मुझे कुछ मारूज़ात पेश करने का मौका अता फरमाया है। मैं आज आपको और इस ऐवान में तशरीफ़ फरमा तमाम सियासी पार्टीज़ के अकाबरीन को, ऑनरेबल मेंबर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान नारे तकबीर। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, इस हमले में कई हमारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द भी शामिल हैं। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि उन शोहदा के दर्जात अल्लाह ताला उनको बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके हक में दुआ के लिए मैं अर्ज करूंगा। एहसन इकबाल साहब। बाईस अप्रैल को पहलगाम, जो मकबूजा कश्मीर में है और हिंदुस्तान के नाजायज कब्जे में है, वहां पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ। मगर हिंदुस्तान ने आनन फानन 10 मिनट के अंदर FIR रजिस्टर की और उस पर उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने, हिंदुस्तान के सियासतदानों ने, एंकर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बेजा इल्जामात की बौछार कर दी और पूरी दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की कि खुदा न खास्ता इस वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। जनाब स्पीकर, उससे कुछ ही अर्सा पहले, जिस तरह कि आपको अच्छी तरह इल्म है, बलूचिस्तान में खुदा न खास्ता दहशतगर्दों ने ट्रेन हाईजैक की और इसमें BLA के साथ TTP और उनके बैकर्स हमायती हिंदुस्तान के साथ ताने बाने मिलते थे, जिसका नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास मौजूद है। जनाब स्पीकर, दर्जनों लोग शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए और फिर आपने देखा कि हमारे फौज के SSG यूनिट ने कमाल महारत से उन मासूम पाकिस्तानियों को उनकी जानें बचाईं और उनको
महफूज मुकाम तक पहुंचाया। कुछ लोग जख्मी भी हुए, लेकिन जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान को इस वाक़े की मजम्मत की तौफीक तो ना हुई। उन्होंने जिस तरीके से संगदिली के साथ इस वाक़े का मजाक उड़ाया, वो तारीख में हमेशा बदतरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा जनाब स्पीकर। इसके बाद जनाब स्पीकर, मेरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से, उनके अहम ओहदों पर फाइज लोगों के साथ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की इनकी गुफ्तगू हुई। खुद मैं तुर्की गया था और उसी दिन इट वॉज अ शेयर कोइंसिडेंस कि उसी दिन यहां पर ये जो वाकया हुआ पहलगाम में, उसकी हमें इतला अनकरा में मिली। हमारे बड़ी फौज के सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर की, उनके बरतानिया के जो हेड हैं फौज के, उनसे मुलाकात हुई और दूसरे ममालिक के साथ। और मैंने काकूल में वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान का इस वाक़े के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर किसी को शक है तो मैंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने की ऑफर करते हैं जो कि इंतहाई शफाफ तरीके से, इंतहाई क्रेडिबल तरीके से इस वाक़े की तहकीक करे। पाकिस्तान इस कमीशन के साथ पूरी तरह तावन करेगा और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जनाब स्पीकर, कल तक हिंदुस्तान ने हमारी इस ऑफर को कबूल नहीं किया, बल्कि एक ऐसा दोस्त मुल्क जिसने इस पेशकश की भरपूर तायीद की, उसको हिंदुस्तान ने उनके सफीर को बुलाकर डिमाश किया। जनाब स्पीकर, इन हालात में ये जो पिछले दिन गुजरे हैं, हर रोज इतला मिलती थी कि आज हिंदुस्तान के जहाज आएंगे और वो पाकिस्तान पर हमलावर होंगे। मैं आपको अल्लाह ताला के फजल करम से और दिल की अथाह गहराइयों से आपको और आपकी तोसर से पूरे इस मौजूद ऐवान को और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। जनाब स्पीकर, आज से 5 दिन पहले हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। लेकिन जनाब स्पीकर, नाज नहीं किया जाता। अल्लाह ताला को उससे हर वक्त डर के दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खौफ खुदा के साथ, इंतहाई आजी के साथ, मगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े, वहां से हमारी अफवाज एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। जो ही वहां से उड़े, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में आपकी तोसत से अपने जो हमारे एयर चीफ जहीर बाबर, उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने और उनके उकाबों ने उन्होंने हिंदुस्तान के इन जहाजों की जो कम्युनिकेशन लॉक कर दी
और उनको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ हमारे साथ, और वो देखते देखते फौरन वापस पलटे और जाकर श्रीनगर में लैंड किया। ये है हमारी अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और वे है उनका अज़म। जनाब स्पीकर, कल रात को, और ये नहीं कि हमें खबरें नहीं मिल रही थी, लम्हा बर लम्हा खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या उनके मज़मूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आजाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट, इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी, शकरगढ़ जी, उसमें शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया, और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे, और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। और एक जाके बठिंडा में गिरा, और बठिंडा बड़ा एक मशहूर जमाना कह लें या बदनामी जमाना शहर है, तो वहां पे जाके गिरा और 2 ड्रोन गिराए। जनाब स्पीकर, इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद ऐवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था, और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है, और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई, और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर जोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ फरमाए, इधर हमारे पीटीआई के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, जेयूआई के हमारे साथी बैठे हैं, और तमाम दर्जा बरदर्ज तमाम पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे एमक्यूएम के साथी बैठे हैं, और तमाम हमारी बहनें और भाई बैठे हैं। अभी एक शहीद का जनाजा है इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहां पर पहुंचना है, और सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुंचना, और मैंने भी जनाजे में शिरकत करनी है, ताकि शहीद की रूह के साथ उनके खानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने
शहीदों जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों माओं को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपा सलारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं फिर इंशाअल्लाह बात करूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी, आपकी तोसत से इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में, ये कल का जो वाकया जो हुआ और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि इंतहाई आला पाए की तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, जज्बा कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, उस जज्बे से सरशार बरी फौज, बहरी फौज, हवाई फौज के सिपा सलार, अफसर सिपाही यकजां दो कालिब थे। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जान चाहता, ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये इत्तेहाद, इत्तफाक और मुशावरत की बदौलत था। मैं बड़े अदब से आज यहां पर अपने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से, बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूं कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। मैं हाजिर हूं आपके चेंबर में, मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूं कि आए बैठें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम एक हैं। जनाब स्पीकर, यही वाहिद तरीका है, यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाने का। माजी में झांकना चाहिए सबक हासिल करने के लिए, मगर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि आज ये अल्लाह ताला ने इस कौम को ये दोबारा मौका दिया है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने अपने जो जौहर दिखाए कल रात, मैं समझता हूं कि इन हीरोज की बदौलत आज पाकिस्तान का दोबारा जो मकाम है वो आसमानों से बातें कर रहा है। लिहाजा मैं इस ऐवान की खिदमत में ये भी अर्ज करूंगा कि आज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद, सिपा सलार बरी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ जहीर बाबर, नेवल चीफ नवीद अशरफ साहब और उनकी तमाम लीडरशिप को आज ये हाउस एक करारदाद के जरिए उनको हदिया तबरीक पेश करे कि ये वाकई इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत और वकार को बहाल किया है और पाकिस्तान की इज्जत को दोबाला किया है। जनाब स्पीकर, एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं बैरिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, आप सबकी खिदमत में, कि एक ही सफ में खड़े हो गए यूं महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आपको बहुत शुक्रिया जी। जरताज गुल साहिबा। स्पीकर साहब, स्पीकर
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करो कद जबी पे सरे कफन, मेरे दुश्मनों को खबर ना हो कि गरूर Introducing Young's Chicken Spread Black Pepper. It's pepper time for sandwiches. तैयार हैं, अलर्ट हैं। पूरे मुल्क में हमने अपने कारकुनों को कहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो हम इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में होंगे, लेकिन नज़म चूंकि अस्करी क़यादत के हाथ में है, वो हमें बताएं कि सिविलियन या सियासी जमातें या जो मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, वो उनकी खिदमत किस तरह हासिल की जाए। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और फिर कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को जोरदार जवाब होना चाहिए और उसके लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। शुक्रिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान को पता नहीं है कि उसने किस कौम को ललकारा है। हिंदुस्तान ने टीपू सुल्तान, सैयद अहमद शहीद, सर सैयद और इकबाल की कौम को ललकारा है। पहलगाम के झूठे इल्जाम के बाद पाकिस्तान का पैगाम यह था कि तुम इस इल्जाम को साबित करो और इसके लिए मुज़ाकरात करो, बैठो। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ना जानते हैं, ये तुम जानते हो, और कल की शब हमने बता के दिखाया है। जनाब स्पीकर, भारत कल तारीखी गलती कर गया है, एक बहुत बड़ी तारीखी गलती कर गया है। कल शब जाग रहा था पाकिस्तान, जाग रही थे यहां के नौजवान, यहां की माएं बहनें, यहां के बेटे, और इनके हाथ दुआओं के लिए खड़े थे। और जिस तरह भारत की जहरियत के बाद मिनटों में, सेकंडों में अफवाज पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया है, जिस ताकत के साथ, जिस महारत के साथ ये शान, ये इज्जत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए पाकिस्तान एक मॉडल है, एक हिम्मत, एक हौसला है। गजा की पट्टी पे अपने हाथों में पत्थर थामे हुए उस बच्चे की हिम्मत को कल की शब एक हिम्मत दे गई होगी। हम ये समझते हैं कि जो फौरी रद्द-ए-अमल हुआ, ताकत के साथ, महारत के साथ, जज्बा ईमानी के साथ, उसने भारत की हर तरकीब उलट दी, हर चाल पलट दी, हर मंसूबा खाक में मिला दिया है। करोड़ों हाथ आज भी दुआओं के लिए उठे हुए हैं। मिल्लत इस्लामिया को पैगाम चला गया है कि हर मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान इस काबिल है ये नारा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक नजरिए का नाम है, जिस नजरिए के लिए 20 लाख जानों ने कुर्बानी दी थी। आज भारत को सिर्फ अस्करी महाज पे नहीं, हर महाज पे शब रात से शिकस्त हो रही है। पहली दफा भारत सफारती महाज पे हर घंटे हारना शुरू हुआ था, और आज जरूरत इस बात की है, यहां पर वजीर खारजा साहब भी बैठे हैं, कि हमारे सिफारत खानों को हमारा नजरियाती असला खाना बनना चाहिए। यह जरूरत है इस वक्त की कि हम दुनिया को बता सके कि भारत अब एक सेकुलर स्टेट नहीं है, एक इंतहा पसंद, जुनूनी, मजहबी हुकूमत है, और ये पूरे खित्ते के लिए खतरा है और पूरे आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने हर इलेक्शन में बार बार कभी भी अपने लिए किसी मजहबी जुनूनी को नहीं मुंतखब किया है, लेकिन हिंदुस्तान बार बार एक मजहबी जुनूनी को, एक इंतहा पसंद अपने लिए सरबराह चुन रहा है। भारत ने कल मस्जिदों पर और घरों पे हमला किया है, मस्जिदों पर और घरों पे हमला किया है, जबकि अफवाज पाकिस्तान ने जहां से हमला हो रहा था वहां पे हमला किया है। हमने वो जो तैयारे पाकिस्तान पे हमला करने आ रहे थे, उन पर हमला किया है। कल राफेल की इज्जत पूरी दुनिया में खाक में मिल गई है। तो
जनाब स्पीकर, जो हमने आज जो सरहदों पे खून बह गया है और जंगों पे जो खून बहता है वो हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है। और मैं ये बात कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि हमें तो इस पे यकीन और इस पर एतमाद है बस कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो आंख आज बही है वो सैले नूर सिफत तीर ये शब के तमाम रंग उड़ा देगी। जो हाथ आठ कटेंगे नकीबे जहां होंगे, जो सर जमी पे गिरेंगे वो आसमां होंगे। जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब। चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। वैसे कल रात की डेवलपमेंट से पहले जो आपसे अरेंजमेंट था कि आज 12 बजे हाउस को अब तक की जो जितनी कार्रवाई है वो शेयर की जाएगी, लेकिन कल रात से जो डेवलपमेंट्स हुई वो उसकी वजह से फिर इजलास भी मौखर करना पड़ा। जनाब स्पीकर, ब्रीफली मैं अर्ज करूंगा कि आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को जब अनकरा में प्राइम मिनिस्टर थे और ये पहलगाम का वाक़या हुआ तो वहाँ की मीटिंग जब ख़त्म हुई लेट नाइट, तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस के साथ अपने राब्ता करके हमने अगली ही सुबह एक कॉन्डोलेंस मैसेज दिया जो कि सारी दुनिया में उसको देखा गया। और अगले दिन ही हमारी वापसी थी। 36 घंटे का सिर्फ वो विजिट थी। और जब हम वापस पहुंचे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी इंडिया में, और उस मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट हुई जिसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं था, जो उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने मेयर्स उन्होंने अनाउंस किए वो सारे के सारे पाकिस्तान के खिलाफ थे। एक अपना अटारी उन्होंने बॉर्डर जो हमारे साथ बागे के साथ था उसको बंद किया। हमारा जो मिशन था उसको 55 का साइज है 30 पे कर दिया। हमारे जो आर्म फोर्सेस के अताशीज हैं, नेवल, एयरफोर्स या आर्मी, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। जो पाकिस्तानी वैलिड वीजे के ऊपर इंडिया में मौजूद थे उनको निकलने का हुक्म दिया, उनके वीजे कैंसिल कर दिए। और जो सबसे शॉकिंग जो उनका फैसला या अनाउंसमेंट थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा वी आर होल्डिंग इन अबेयंस। ट्रीटी जो है वो अबेयंस में होल्ड नहीं हो सकती, ना ये तब्दील हो सकती है जब तक कि दोनों पार्टीज एग्री ना करें, ना ये ख़त्म हो सकती है। अगर इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का मसला है तो उसके 3 टियर मौजूद हैं। तो ये एक यानी 6 दहाई पहले 60 साल से ज़्यादा ये पुरानी इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको उन्होंने इन अबेंस करने की अनाउंसमेंट की। तो 24 की सुबह ही अगले दिन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग के साथ हमने ये फैसला किया कि टिट फॉर टैट जो उन्होंने किया हम उनके साथ वही करेंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला हुआ। मैं था, जनाब वजीर दिफा थे, वजीर इत्तलात थे, और उस प्रेस पे हमने ये क्लियर कर दिया इस वक्त ये अदले का बदला हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एस्केलेटरी मूव की इंडिया ने तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये उस वक्त की अनाउंसमेंट थी, ये फैसला था। और उन्होंने पुलवामा की तरह अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे इसके पीछे मेलाफाइडी डिजाइन है जो कुछ हुआ है। हमारे तो हाथ साफ थे। प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटे के अंदर काकूल एकेडमी में सारी दुनिया ने सुना कि जी ऑफर कर दिया कि जी इंडिपेंडेंट, इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। तो अगर हमारा को खुदा न खास्ता कोई हिस्सा होता या कोई दूर से भी कोई उससे लिंक होता तो
पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर नहीं की जा सकती थी, उसको काफी मुमालिक ने सराहा। हमने कोई करीबन 26 मुमालिक के या वजीर आजम या उनके डिप्टी वजीर आजम या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वज़ारा खारजा, उनको तमाम को ये सारी तफसील उनको शेयर की और फॉरेन ऑफिस में करीबन 40 से जायद जो पाकिस्तान में सफीर या हाई कमिश्नर या चार्ज दी अफेयर्स हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी। उसके नतीजे में ये जितने टेलीफोन कॉल्स पे डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हुई, एक ही उनकी बात होती थी कि पाकिस्तान और इंडिया डी एस्केलेट करे, कोई एस्केलेटिव मूव ना करे। तो चूंकि हमारा एक फैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे, तो हमने ये तमाम ममालिक को हम यही बताते थे कि हम बिल्कुल अपना पेशेंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नंबर 2, हम फुल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे। और 3, हम पहल नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये हमने सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी उस चीज को ऑनर किया। मीनवाइल ओआईसी की सेक्रेटरी जनरल उन्होंने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी। जो कुछ हुआ, इंडिया ने जो कुछ किया, जो फैसले किए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्लोज डोर सेशन उसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम ओपन सेशन करते फिर इंडिया भी आ सकता था। हम चूंकि मेंबर हैं तो ये फैसला हुआ और हमने वो क्लोज डोर सेशन, 5 परमानेंट ममालिक हैं, 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 2 साल के लिए चुना हुआ मेंबर नॉन परमानेंट। तो उस पर तमाम तफसील जो है ब्रीफिंग दी गई। हमारे वहाँ के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या जिसको आप अपना सफीर कह लें यूएन में, आज़म इफ्तिखार साहब ने फिर उस क्लोज डोर सेशन के बाद मीडिया से तमाम चीज़ें शेयर की। तो ये तमाम प्रोसेस जो था वो जारी था। ये कल जो रात करीबन 1 बजे के करीब ये इत्तला आई कि जी उन्होंने कोई एक्सपेक्टेड है को मूव, तो हमने देखा कि ये जो तमाम एक प्लानिंग हो रही थी वो पुलवामा की तरह इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। हमारे पास चूंकि अभी एविडेंस नहीं है, वक्त बताएगा। पुलवामा में आज तक पाकिस्तान के कोई अमल दखल साबित नहीं हो सका। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये हाउस की इत्तला के लिए ऑनरेबल MNA साहिबा ने भी जिक्र किया, सरताज गुल साहिबा ने। तो ये करीबन 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है कि जी अब बहुत मुद्दत हो चुकी है, हालात बदल चुके हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। इस पे ऊपर बात नहीं हो सकती। कोई मुल्क दुनिया में एक ड्रॉप ऑफ जो पानी का कतरा है उसको गिव अप नहीं कर सकते। तो जो उस वक्त 24 की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये वाजे कर दिया, जब वो 5 एक्शन के खिलाफ 5 एक्शन किए कि अगर आपने हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करें। और मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था, आप मोहतरमा की इत्तला के लिए, उन्होंने गारंटी नहीं किया हुआ। गौर साहब बैठे हुए हैं, वो गारंटर नहीं है, वरना हम उनको इन्वोक कर चुके हो। लेकिन उन्होंने ब्रोकर की डील उन्होंने की थी, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। और ये वर्ल्ड बैंक ने जो डील की थी, तो इस हवाले से हमारी जो लीगल उनके साथ एक खत उनका 8 अप्रैल को आया था, उसका जवाब 8 मई को जाना था, वो जा चुका है। ये राउंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। और इस दफा उन्होंने कोशिश की पुलवामा की तरह कि जैसे पहले मिनट में एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की मीडिया में, और आज तक चल रही है। साथ ही 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई, इनको इल्हाम हो गया, सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, FIR दर्ज हो गई, पाकिस्तान का नाम लिखा गया। और कहते हैं वो जो डिस्टेंस है वो करीबन कम से कम 45 मिनट का है, अगर आप अच्छी यानी तेज तरीन सवारी पे भी जाएं। कैसे हुआ? लुक्स लाइक प्री प्लान्ड। उसके बाद कुछ ममालिक ने जिनसे राब्ते हो रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मदद करे। जाहिर है उनको हर चीज का नहीं पता कि जो इंडिया कहता है कि परपेट्रेटर जो हैं
उनको एक्सेस या उनको पकड़ने के लिए 230 किलोमीटर का फासला है जो वाकया हुआ है जहां पहलगाम, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। यानी वो कैसे वहां 7 लाख फौज उन्होंने डिप्लॉय की हुई है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो बिल्कुल आंखें बंद करके लेटे हुए थे। ये एक प्लान किस्म की कोरियोग्राफ्ड एक किस्म की एक्सरसाइज लग रही है, वक्त बताएगा। लेकिन कल जब मैंने जैसे अर्ज किया कि कल जब ये इंफॉर्मेशन आई कि जी ये एक इनका आपको प्लान है, को अराउंड 10 o'clock हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की इतला थी कि आज शायद कुछ हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चंद दिन पहले भी शायद 2930 की दरमियानी रात थी, इनके 4 जो फाइटर थे वो उन्होंने एक अटेम्प्ट की, और हमारी बहादुर एयरफोर्स के जवानों ने उनको मजबूर कर दिया, उनको जैम कर दिया, और वो वापस जल्दी से श्रीनगर लैंड कर गए। लेकिन जो कल रात था, ये करीबन 12:40 के करीब ये मामला जो था, और ये एक घंटा इसको बेसिकली अपनी अपनी स्पेस में थे, लेकिन जो एम्यूनेशन एक दूसरे का एक्सचेंज या पे लोड जिसे कहते हैं रिलीज करना एक दूसरे के खिलाफ। अभी मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके, उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूं कि बहादुर फौज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कौम का जो सर है उसको फख्र से बुलंद किया है। हमने रात ही जब ये तमाम मामला हो रहे थे, तो हमने यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, रात को हमने उसको फौरी लेटर भिजवाया कि 5 को अभी इजलास हुआ है। आज इन्होंने ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमारे सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया, 6 लोकेशन जो पीएम साहब ने बताई 24 अटैक्स हुए, 6 लोकेशंस पे 24 अटैक, भावलपुर, मुरीद के, शकरगढ़, सियालकोट, और फिर एजेके में आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोटली और मुजफ्फरबाद 24 अटैक हुए, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग जख्मी हुए। ये इसके अलावा आपके जो नीलम झेलम हमारा जो हाइड्रो पावर, उसके ऊपर इन्होंने डैमेज किया है। यानी जितने पावर पानी के दुनिया में मंसूबे हैं, उसके ऊपर सीरियस किस्म के इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं कि आप उसके ऊपर इवन हालत जंग में भी आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। तो जो दोस्त ममालिक थे, हमने वो लेटर फौरी तौर के ऊपर सुबह करीबन 5 बजे के करीब अमेरिका में डिलीवर हो गया। वहाँ तो अभी वो 9 घंटे पीछे हैं। उसके बाद उसी लेटर की कॉपी यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी भेज दी गई, और साथ साथ उसके साथ यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को भी भेज दी गई। तो उनको अलर्ट कर दिया गया कि ये इन्होंने किया है। उस वक्त तक ऑलरेडी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो राब्ते में थे। मुझे एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का करीबन रात 2 बजे फोन आया, तुर्की का, ब्रदर वी आर वेरी कंसर्न, एनीथिंग प्लीज लेट अस नो। और इसी तरह चीन के राब्ते थे। सुबह 4 बजे चीनी पूरी टीम अपने सफीर के साथ फॉरेन ऑफिस में मौजूद थी, और हमने उनके जरिए जो कुछ उस वक्त जो कुछ हुआ था वो तमाम तफसील उनको कम्युनिकेट की, दोस्त मुल्क होने के नाते। और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। बाय द वे, जो हमारे ये इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हमारे जो जेट फाइटर थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं, वो फ्रेंच 3 राफेल है, एक मिराज है, एक SU-30 है। हमारे जो थे वो J-10C थे। ये तमाम चाइना के साथ कोलैबोरेशन वाले ये जेट फाइटर्स हैं। तो हमने उनको लाइटर वे में बताया कि
आपके चाइना के जो बने हुए, लेकिन ये मशीन नहीं है। वो एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी जबरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। लेकिन इधर जो गाड़ी थी वो J-10C थी और बहादुर पायलटों ने वहां तो सुने कि उनके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो मुकम्मल नहीं है। हमने देखा कि 2 आर्मी के सीनियर जर्नैल को फारग हुए इस पिछले चंद दिनों में। एक नंबर 2 जो थे एयरफोर्स के वो फारग हुए। तो उनके आपस में यानी एक पेज पे नहीं थे कि उन्होंने क्या करना है। तो ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है और इसको हमारे नजदीक इन्होंने कोशिश की है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इसके जरिए ये हमला करें। और कोई किसी भी दुनिया में ट्रीटी में अबेंस का कोई प्रोविजन मौजूद नहीं होता। सस्पेंड हो सकता है अगर उस पर सस्पेंशन की कोई शराइत लिखी हो, तो इस पे सस्पेंशन की भी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। तो हमने फिर जनाब स्पीकर कोई ये चाइनीज और टर्किश से फारिग होके फिर हमने इंडियन चार्ज दी अफेयर को फॉरेन ऑफिस में बुलाया सुबह 6:30 बजे। उनको डिमांड किया कि आपके बुज़दिलाना ये जो आपने हमला किया है, हमारे जो सिविलियन हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, औरतें बच्चे, और हमने बड़ा सख्त उनको डिमांड्स किया फॉरेन ऑफिस में बुला के। और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। मैं जो उनका जो प्रेस रिलीज है या उनका फैसला जो है वो मैं रिकॉर्ड पे भी रखूंगा, अभी पढ़ भी देता हूं। लेकिन हमारा जो डिप्लोमेटिक कांटेक्ट है वो जारी है। मेरी यहां आने से पहले स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। मेरी अभी OIC सेक्रेटरी जनरल 5:30 बजे मेरी उनके साथ कॉल थी, मैं थोड़ी डिले कर रहा हूं। जो इटली के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात हुई है। और ये सिलसिला क्योंकि जहां वो रीच आउट करते हैं, हम भी डिप्लोमेटिक मैदान में उनको हम पीछे नहीं रह रहे, क्योंकि ये मामला होता है मुल्क के नैरेटिव को बताना दूसरी दुनिया में। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है कि पुलवामा में तो शायद इंडिया का नैरेटिव बिक गया था और वो दुनिया को कन्विंस कर लिया था उसने, और उसने फिर आड़ में आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को खत्म किया। और फिर आजाद कश्मीर जो हमारा है उसके मुकाबले में जो उनका इंडियन इलीगली जो ऑक्युपाइड है मकबूजा कश्मीर, उसको हड़प कर लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया ये इंडियन यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। तो जनाब स्पीकर, इस दफा ये आप, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, इस दफा उनका नैरेटिव पिट चुका है कि कोई उनके नैरेटिव को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आने तक तुर्की ने इंडिया के इस काम को एक्सप्रेसली डिक्लेयर करके स्टेटमेंट दी है, कंडेम किया कि ये इंडिया ने गलत काम किया, और इसके अलावा अजरबैजान ने किया है। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा। 6-6:30 बजे हम तमाम डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, उनके सफरा हों या उनके हाई कमिश्नर्स हों या जो ममालिक के चार्ज दिए फिर जो भी अवेलेबल, उन सबको बुला के दोबारा ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक कलेक्टिव काम है। मैं समझता हूं कि मैं सेनेट में जो यूनिटी दिखाई गई और उसमें तमाम जमातें PTI समेत मौजूद थी। 24 जब हमने वहां फैसला किया कि हमने एक रेजोल्यूशन लानी है, तो 2 घंटे जनाब स्पीकर लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में मैं और जनाब वजीर कानून खुले दिल के साथ जो फॉरेन ऑफिस ने ड्राफ्ट दिया था हमने सामने रख के उसके ऊपर डिस्कशन की, और जो यूनैनिमस ड्राफ्ट बना उसको पेश किया और यूनिटी के साथ वहां हुआ। मैं उनको सेनेट को खराज तहसीन पेश करता हूं। इसी तरह नेशनल असेंबली को भी, तमाम मेंबरान को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारी यूनिटी मुल्क की सलामती, मुल्क की हिफाजत के हवाले से है, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट की है, जो सारी दुनिया ने देखी है। तो बात यह है कि आज जो ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग खत्म हुई, तो उसका मैं
ये रिकॉर्ड में भी रखवा देता हूँ, जनाब स्पीकर ने पढ़ भी देता हूँ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस। उसमें कुछ आपको जवाब मिल जाएंगे। कुछ साथियों ने कहा कि आगे क्या होगा, तो उसका जवाब इसमें मौजूद है। The National Security Committee was convened under the chairmanship of Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif. The forum offered Fatiha for the souls of the innocent civilians martyred in India's strikes, extended its heartfelt condolences to the near ones of the martyrs, and wished a speedy recovery to the injured. The National Security Committee deliberated upon the grave developments arising out of India's unprovoked, cowardly and unlawful act of war. On the night of 6/7 May 2025, the Indian Armed Forces launched coordinated missile, air and drone strikes on multiple locations within Pakistan's sovereign territory, including Sialkot, Shakadgarh, Muridke and Bahawalpur in Punjab, Kotli and Muzaffarabad in Azad, Jammu and Kashmir. These unprovoked and unjustified attacks deliberately targeted the civilian areas on the false pretext of presence of imaginary terrorist camps, resulting in the martyrdom of innocent men, women and children, and causing damage to the civilian infrastructure, including mosques. India's act of aggression also caused grave danger to commercial airlines belonging to brotherly Gulf countries, endangering the lives of thousands of on-board passengers. Besides, the Neelam Jhelum hydropower project was also deliberately targeted in violation of international conventions. The National Security Committee condemned these illegal acts as blatant violations of Pakistan's sovereignty and territorial integrity, which manifestly constituted acts of war under international law. The deliberate targeting of civilians, including innocent women and children, by the Indian military constitutes a heinous and shameful crime that is in violation of all norms of human behavior and provision of international law. Pakistan has been emphatically rejecting Indian allegations claiming the presence of terrorist camps on its territory. It would also be recalled that immediately after 22nd of April 2025, Pakistan made a sincere offer for a credible, transparent and neutral investigation, which unfortunately has not been accepted. The international media personnel had already visited these imaginary terrorist camps on 6th of May 2025, and more visits are planned for today, 7th of May 2025. However, apprehensive of his falsehood being exposed and without a shred of evidence about his claims, the Indian leadership, bereft of any morality, has now gone to the extent of attacking innocent civilians in order to satiate its delusional thoughts and short-sighted political objectives. Attacking its innocent people is neither tolerable nor acceptable to Pakistan. India, against all sanity and rationality, has once again ignited an inferno in the region. The responsibility for causing consequences shall lie squarely with India. The armed forces of Pakistan, in line with the exercise of the right of self-defense and response framework outlined in National Security Committee statement dated 22nd of April 2025, resolutely defended the territorial integrity of Pakistan, including Azad Jammu and Kashmir, against the Indian aggression, while also bringing down 5 Indian fighter aircrafts and unmanned aerial vehicles in the process. In consonance with Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right, Pakistan reserves the right to respond in self-defense at a time, place and manner of its choosing, to avenge the loss of innocent Pakistani lives and to undertake corresponding actions in this regard. Deeply anguished by Indians naked,
The entire Pakistani nation greatly appreciates and admires the bravery and courage of the armed forces and their timely action in the defense of their motherland. The nation stands galvanized and resolute in the face of any further aggression. The NSE calls upon the international community to recognize the gravity of Indians' unprovoked illegal actions and to hold it accountable for its blatant violations of international norms and laws. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. This is the resolution, the press statement, decisions of this morning, and I'll place it on the record of the National Assembly. I thank you, Mr. Speaker. I think any questions or in any speeches of my colleagues today, tomorrow, maybe how long, maybe 2 days, whatever, I will also then come back and answer those queries so that our honorable colleagues, if they have anything in mind, that must be answered, and this is our duty. I'll do that, inshallah. Thank you. गौहर साहब आप कुछ रेस करना चाह रहे थे, कोई क्वेरी इशू रेस करना चाह रहे जी। थैंक्स जनाब स्पीकर, शुक्रिया। मैं 2 पॉइंट पे मुख्तसर बात करूंगा जनाब स्पीकर, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूंगा जनाब स्पीकर, आज इस ईवान में सियासत खामोश है और हम दोनों तरफ पूरी कौम अपने दुश्मन के खिलाफ मुतहद है पाकिस्तान के दिफा में। हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान इंडिया के हर एग्रेशन का मैसिवली और स्विफ्टली जवाब देगा। लास्ट नाइट, रात की अंधेरी में इंडिया ने जो सिविलियन और मसाजिद पे हमला किया है, इंशाल्लाह वक्त ये साबित करेगा कि ये इंडिया की एक तारीखी गलती है। इंडिया के सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है और इंडिया अपने हिंदुत्व बयानिए से पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकता। हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान हमारा रेड लाइन है और हम दिफा में खड़े हैं। जनाब स्पीकर, इस बात पे हर पाकिस्तानी फख्र महसूस करता है कि विद इन आवर्स वो इंडिया जो अपने आप को एक बड़ा पावर समझता रहा, विद इन आवर्स पाकिस्तान के एयरफोर्स ने 5 जहाज उनके गिराए। हम पूरे कौम को इस बात पे मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, एज ए नेशन हमने स्विफ्ट रिस्पॉन्ड किया है। अगर इंडिया ने दोबारा भी इस किस्म की खमाकत की तो इंशाल्लाह एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इमरान खान साहब ने 2019 में यही कहा था कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि रिटालिएट करेगा, रिएक्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, एज अ कौम हमने अपने शुहदा पे अफसोस है। हमने अपने शुहदा के बड़े जनाजे उठाए और हम सब ने अपने जनाजे शुहदा के उठाए, जिसमें से हर मर्तबा उसमें हाथ राका ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हाथ इंसानियत ही का रखा है। इसलिए फुलगाम का वाकया हुआ है तो हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है और उसके विक्टिम्स की फैमिली के साथ हमने दिल्ली हमदर्दी का इजहार किया है। जबकि इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस में शहीद होने वाले मासूम के ना वहां ताजियत का इजहार किया है, न उसको कंडेम किया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये हरगिज नहीं है, न कभी होगी कि एग्रेसर रहे, लेकिन पाकिस्तान अपना दिफा का हक रखता है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर सलाहियत रखता है। इंशाअल्लाह ताला हर मौम के खिलाफ होगा। जनाब स्पीकर, 2 चीजों का मैं मुख्तसर जिक्र करूंगा, आल्दो सियासत की बातें नहीं करनी, लेकिन जनाब स्पीकर ताली एक हाथ से नहीं बचती। जब हम बाकी के खिलाफ इकट्ठे हों और उनके खिलाफ हम ग्रुप बनाते हैं, आपस में अगर हम डिवाइड पैदा करेंगे
तो बात आगे नहीं बढ़ती। आज हमने आपके साथ चेंबर में मुलाकात की है, मैं उसका तस्करा नहीं करूंगा, यही हमने तय किया था कि मजीद बातें नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जितना हमें आइसोलेट किया गया, साइड पे किया गया, लेट्स पुट एन एंड टू इट। कौमी यकजहती की बात ऐसी है कि मैं इस कौम को रिमाइंड कराऊंगा, 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की बात चली तो इंदिरा गांधी वाजपेयी के पास चली गई और उनसे वहां हेल्प मांगा, तो हेल्प में इंदिरा गांधी के जवाब में अपोजिशन के उस वक्त के वाजपेयी ने कहा, इंदिरा जी सरकार आपका ही सही पर देश हमारा भी है। आज हमने सबूत दिया है योर ऑनर, पाकिस्तान हमारा भी है। हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी ऑब्लिगेशन है जनाब स्पीकर कि यकजहती हो, बट हम इस यकजहती के लिए आपके सामने ये जरूर गोशगुजार कराते हैं कि सबसे बड़ा लीडर इस मुल्क का है इमरान अहमद खान नियाजी, की दिया सरकार। जनाब स्पीकर मैं कहूंगा कि इख्तिलाफात बहुत बढ़ते 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 उस हद पे नहीं जाने चाहिए कि वो दुश्मनी में जाए, और इख्तिलाफात ऐसे नहीं बढ़ने चाहिए किसी सूरत कि वो नफरत में बदले। कौमें जब एक दूसरे से अलग हो जाती है तो उनको इकट्ठे होने में बड़ा वक्त लगता है। ये हमारे बच्चों के बिहाफ से हमारी एक ऑब्लिगेशन है। शायद हम यहां नहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये ईमान बरकरार रहेगा। इसके सिलसिले में हमने सारी बातें की हैं जनाब स्पीकर, कि उसकी रिहाई हो, बाकी असीरान की रिहाई हो, यह गैर जरूरी ट्रायल मजीद खत्म हो, ला के मुताबिक जो मुलाकातें हैं वो भी हो। लेकिन वजीर आजम साहब ने जो बात की है कि बातचीत हो, मैं उस बातचीत के ऑफर को वेलकम करता हूं जनाब स्पीकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौके पर आया है, खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि मैंने बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। जनाब स्पीकर, बावजूद इसकी कि वट जो अभी भी हमारा चार्जशीट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हमने कहा था कि बात होने चाहिए। हमारा मौके भी यही है कि पॉलिटिकल इश्यूज का, मसाइल का एक सियासी हल भी ढूंढा जाए। जनाब स्पीकर, अगर आप इसमें कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, जो आज उन्होंने ऑफर की है, हम उसको वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पार्टी खान साहब के हिदायत से जो डायरेक्शन हमें देंगी वो हम आपके आप इसको पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू जी, शुक्रिया। द हाउस इज adjourned to meet again on Thursday 8 May at 11 a.m. भाई हर सेल से बेहतर होलसेल प्राइसेस, रोजाना चेस वैल्यू। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ न सिर्फ जानकारी साझा की है बल्कि एक मैसेज भी दिया है। जो आतंकवादी पूछ रहे थे कि क्या धर्म है, उनको मैसेज दिया है। जिन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया और जो देश में दंगे भड़काने की साजिश की गई, सिर्फ 26 लोगों को नहीं मारा गया था, पूरे देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, उसको मैसेज दिया गया। हमारे साथी कुलदीप और सिद्धांत हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र बनाए हुए थे। कुलदीप, हम आमतौर पे इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, सेना के बड़े अधिकारी आते हैं, लेकिन इस बार जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी से और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं। पहले इसका क्या मैसेज है? देखिए, इसमें भारत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के जो की टेक अवेज हैं, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या क्या मुख्य बातें। ज़्यादातर चीज़ें हम जान ही चुके थे उसके पहले जो खबरें आई थी, और कुछ प्रेजेंटेशन के ज़रिए और एक फुटेज के इस्तेमाल से भी उसको और बेहतर तरीके से प्रिसीजन के साथ दर्शाया गया है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात थी कि बीच में जो है विदेश सचिव बैठे हुए हैं और दोनों तरफ भारत की 2 महिला अधिकारी बैठी हुई हैं। जब आप भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस, उनके स्टेट की स्थिति और हमारे स्टेट की स्थिति में जब आप कहते हैं, तो ये बुनियादी फ़र्क है कि हमारे यहाँ हम सिर्फ हिंदुस्तान को ही मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मैसेज दे रहे हैं कि हमारे यहाँ महिला अधिकारी इस तरह के बड़े ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और देश को संबोधित करती हैं।
दूसरी बात ये कि चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमने वायुसेना की विंग कमांडर को चुना, हेलीकॉप्टर पायलट हैं वो, और चेतक हेलीकॉप्टर उन्होंने अक्सर उड़ाया, 2500 प्लस आवर्स का उनका एक्सपीरियंस है। वो अंग्रेज़ी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी जो जिनकी पीढ़ियों से रिश्ता है जिनका सेना से, उनके दादाजी सेना में थे, उनके पति ताजुद्दीन कुरैशी वो भी सेना में ही हैं। ऐसे समय में जब ये बात हो रही थी कि एक चैलेंज होता है ना कि आप सोचें कि एक भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और हिंदू लोगों को टारगेट करके उनका धर्म पूछ करके मारा गया, और उसके बाद रिलीजियस ताना बाना ना हिले, ये एक सरकार के लिए चैलेंज होता है। घर में किसी तरह के टेंशन्स ना हो, और उस तरह के कुछ एक घटनाएं जो देखने में नज़र में आई, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नफ़रत फैलाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने एक मैसेज उसको भी आप कह सकते हैं कि एड्रेस किया है कि हमने 2 महिला अधिकारी चुने जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। तो ये एक दूसरा मैसेज पाकिस्तान को है कि साहब आप इस नज़रिए से जो हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारे यहाँ जिस किस्म के अवसर हैं सभी के लिए, महिला के लिए भी, अल्पसंख्यक के लिए भी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम लोग हैं, वो उसमें आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और पूरी दुनिया को ये संदेश है कि हम बहुत एक प्रोफेशनल आर्मी हैं। हम आप ये देखें कि हमारे जो आर्मी के स्टेटमेंट है उसमें कोई रेटरिक नहीं है, जो पाकिस्तानी आर्मी से बहुत डिफरेंट है। वो बहुत ही सधा हुआ बयान है। उसमें ये भी कहा गया, अभी हम उस पर बात करेंगे, विक्रम मिस्री ने कहा कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग, ये भी चल रहा है। तो हम हो सकता है फिर से आपके सामने थोड़ी देर में आएँ, क्योंकि अब जब हम गोल करके, फुटबॉल के गेम में होता है कि आपने गोल कर दिया, वैसे ही इस तरह के वॉर लाइक सिनेरियो में होता है कि आपने एक अटैक किया है, देन यू एक्सपेक्ट रिटेलिएशन। तो अभी सारी तैयारी, ज़्यादातर तैयारी इस बात से अपने आप को सुरक्षित रखने की है कि पाकिस्तान के रिटेलिएशन को हम रोक सकें या उसका जो असर है वो मिनिमाइज़ कर सकें। तो अभी हो सकता है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 1 आध दिन में, 2 दिन में हो सकता है फिर से देखें। पर ये है कि फ़िलहाल 2 महिला अधिकारियों को सामने रख करके उनको ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जहाँ से नाम पिक किया गया, ऑपरेशन का नाम रखा गया, उसको भी दर्शाता है। और प्लस जो विदेश सचिव ने शुरुआत में कहा कि एक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की गई, एक धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई, उसको भी काम डाउन करने के लिए, उसको भी मैसेज करने के लिए दोनों तरफ मैसेज दे। सिद्धांत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन टेकअवेज क्या है, आपको क्या लगा इसमें? देखिए, जब विक्रम मिस्त्री बोल रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि जो सरकार का लक्ष्य है कि एक संघ शासित क्षेत्र को हम धीरे धीरे विकास की ओर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद लोग लगातार इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले जब पीसी शुरू हुई तो पीसी में एक छोटी सी मूवी दिखाई गई जिसमें पिछले 25 सालों के अंतराल में देश में हुए कुछ सबसे जघन्य और सबसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र था, और उसमें मारे गए लोगों का काउंट जब आखिर में क्यूमुलेटिव दिखाया गया तो वो कुछ यूं था कि सिविलियन की संख्या जो देश में थी पिछले 25 सालों में 350 लोग मारे गए और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए, और सुरक्षा बलों के लगभग 600 लोग मारे गए इन तमाम आतंकी हमलों में, और 1600 से के आसपास लोग घायल हुए। तो इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने इसका प्रीटेक्स्ट बताया कि यूएन ने ही दी रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसको ब्लॉक किया। लश्कर तैयबा का लश्कर का आउटफिट है, उसको बैन किया। फिर उन्होंने कहा कि मई और नवंबर 2024 में भारत ने यूएन की 1267 मॉनिटरिंग कमेटी है, उसको एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा था कि इसमें टीआरएफ के से जुड़े इनपुट्स हैं, और दिसंबर 2023 में इसके भी एक साल पहले भी इंडिया ने जैश और लश्कर को लेकर यूएन की इसी मॉनिटरिंग कमेटी को इनपुट्स दिए थे। लेकिन वो ये भी मार्क कर रहे थे कि इसी साल 25 अप्रैल यानी पहलगाम अटैक के 4 दिनों बाद पाकिस्तान यूएन के सामने खड़ा था कि साहब टीआरएफ को थोड़ी रियायत दी जाए ताकि उसे एक प्रतिबंध की शक्ल में न देखा जाए। और उन्होंने बार बार ये प्रेसर में भी 2 बार कहा, एक बार हिंदी में, एक बार अंग्रेज़ी में, कि पाकिस्तान से बार बार कहा गया कि वो अपने यहाँ मौजूद
टेरर स्ट्रक्चर्स पे एक्ट करे, लेकिन पाकिस्तान एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने दोनों जो महिला अधिकारी थी, व्योमिका सिंह विंग कमांडर और कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको बुलाया। जो प्रेशर आया, प्रेशर में उन्होंने उन 9 साइट्स का जिक्र किया। स्क्रीन पे वो लिस्ट आई, तमाम टेरर स्ट्रक्चर्स का ग्रुप था जो हम लोग आज लगभग आधी रात से डिस्कस कर रहे हैं, उनका जिक्र था। लेकिन एक मार्के की बात है कि उसमें वीडियोस जारी किए गए। जो टेरर स्ट्रक्चर्स थे वो कुछ थे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में थे और कुछ थे जो पाकिस्तान के रीजन में थे। बॉम्बिंग के वीडियो सामने आए, बिफोर हिट एंड आफ्टर हिट की। मैं अभी तक जो पहली बार एक बार ही प्रेशर देख सका हूँ, और मेरे साथी मानस हैं, वो शायद उसको ज़्यादा बेहतरी से बता पाएंगे। लेकिन आप जब POJK में बॉम्बिंग देख रहे थे तो POJK में बॉम्बिंग ड्रॉप बॉम्बिंग थी, जैसे ऊंचाई से बम को ऐसे छोड़ा गया, ठीक है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की टेरिटरी में बॉम्बिंग के जब फुटेज दिखा रहे थे तो वो दूर से गाइडेड मिसाइल के जरिए आई हुई बॉम्बिंग लग रही थी, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप लोकेशन नहीं दिख रही थी। वो साइड व्यू था, ताकि एक ड्रोन का व्यू हो सकता है या किसी और एरियल व्हीकल का व्यू हो सकता है, वो गाइडेड मिसाइल के थ्रू किया गया अटैक हो सकता है। POJK में या POK में हम इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि LOC जो है वो हमारी सेना के लिए और हमारे लिए एक एक्टिव वॉर फ्रंट है, इसलिए वहाँ पे BSF नहीं तैनात रहती है, इसलिए वहाँ पे आर्मी तैनात रहती है। और POK को हम अभी भी अपना हिस्सा मानते हैं, POJK को अपना अभी भी हिस्सा मानते हैं। इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि जो जहाज जो है वो POJK में मुजफ्फराबाद और कोटली वाला जो इलाका है वहाँ ऊपर तक गए होंगे और बॉम्ब ड्रॉप किया होगा, ये संभावना जताई जा रही है। मैंने जो वीडियो के हिसाब से इन्फर किया है। मानस वुड बी नोइंग बेटर। मानस, जो वीडियो दिखाया इंडियन आर्मी ने और उसमें बम ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं, और जो पाकिस्तान के एरिया में जो ये बहावलपुर इन तमाम जगहों पर अटैक हुआ उसमें मिसाइल जाती दिख रही है, क्या डिफरेंस है दोनों में? किस तरीके के वेपन का इस्तेमाल है? देखिए, 2 तरीके के बम होते हैं। एक जो हमने सुबह हमने जो जानकारी दी थी उसमें ये बताया था कि एक मिसाइल और एक बम, ड्रॉप वाला बम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ड्रॉप वाला बम जनरली हम राफेल विमान की जहाँ तक बात आ रही थी तो उससे बियॉन्ड विजुअल रेंज एक होती है, आँख से हम जितना देख सकें उससे ज़्यादा वो दूरी, कम से कम 300 किलोमीटर की वो दूरी कवर कर सकते हैं। तो हम अपने देश में रहते हुए, अपनी सीमा में रहते हुए भी बिना इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किए जो पाकिस्तान है, प्रॉपर पाकिस्तान है, उसमें हम लोगों ने अटैक्स किए हैं, उसमें हम लोगों ने स्ट्राइक्स किए हैं। जो POJK है, जैसा कि सर बता रहे थे, वहाँ पे जो ड्रॉप बम गिराए गए हैं, ड्रॉप बम आप राफेल से जनरली नहीं गिराते। राफेल एक पारंपरिक तौर पे एक बॉम्बर जहाज़ नहीं है, वो एक स्ट्राइक या मिसाइल ले जाने वाला जहाज़ है। उसमें BVR का यूज़, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का यूज़ ज़्यादा होता है। तो संभव है कि हमने मिराज या सुखोई जैसे जेट्स का इस्तेमाल वहाँ पर किया होगा और हमने वहाँ बम ड्रॉप किए हैं। और बम ड्रॉप करने में एक चीज़ होती है कि उसमें प्रिसीजन की बहुत मतलब ज़रूरत होती है कि आप कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, किस स्पीड पे उड़ रहे हैं, हवा की स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं कि वो बम कहाँ पे गिरेगा। तो काफ़ी प्रिसीजन स्ट्राइक रही, जिस तरीके से वीडियोस दिखाए गए हैं कि जहाँ पे बिफोर और आफ्टर बॉम्बिंग, जैसा सर बता रहे थे, तो काफ़ी प्रिसाइज स्ट्राइक रही, एकदम जहाँ चाहिए था वहीं बॉम्ब गिरा, कोई सिविलियन कैजुअल्टी की बात नहीं आई और टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ही सिर्फ नुकसान पहुँचा है इसमें। तो ये कुलदीप, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया ने एक रिटेलिएट किया और बहुत ही सधा हुआ एक्शन है, टाइम लिया, उनको टाइम दिया कि आप इस पर एक्शन लो, ताकि वो ये ना कह सके, जैसे पाकिस्तान अभी उतावला होकर के शेलिंग कर रहा है, बम्बार्डिंग कर रहा है। अखनूर में 7 लोगों की सुंदरबनी में लोगों की जान गई, अखनूर शहर पे बम गिरा रहा है। इस तरीके से भारत ने कुछ नहीं किया था। भारत ने टाइम लिया, 1-2 हफ्ते का समय, कि आप अपने यहाँ पहले कार्रवाई करो, ताकि हम आप ये कहने के लिए ना आप इस काबिल रहो कि नहीं, भारत ने तो गुस्से में आकर के कार्रवाई की। तो क्या एक तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल को इतने दिनों में साधा गया है, उस जरिए से भी पाकिस्तान की घेरेबंदी चालू है? एक इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम, मतलब जो मैं बात कर रहा था ना कि फेल्ड स्टेट और एक फ्लरिशिंग स्टेट में फ़र्क ये है कि हमारी इकॉनमी, आप देखिए साहब, पिछले काफ़ी टाइम से ना जो इकॉनमी का चार्ट है हम उसमें ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आर्थिक समस्याएं किसी से छिपी नहीं हैं। हम हमारे प्रोफेशनलिज्म का ये हिस्सा है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी प्रोफेशनलिज्म है, न सिर्फ आर्मी का, कि हमने अपना ड्यू टाइम लिया। हम उत्तेजना का क्षण पूरे देश के लिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगली रात ही अनप्रिपेयर्ड तरीके से करें।
एक बात इसमें देखी सोची जा सकती है कि इसके पहले जो तैयारी हो रही थी वो ये जो 9 साइट्स हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जहाँ से जिनका पूरा सिग्निफिकेंस है कि हमें इनफैक्ट आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस किस हमले के आतंकी यहाँ किस किस जगह से ट्रेन होकर के निकले थे। तो बहुत टारगेटेड और बहुत एसेट वर्क है, इस पे बहुत ज़्यादा बहुत काम है। और हमें मालूम, हमने बहुत अच्छी इंटेलिजेंस के बेसिस पर ये काम किया है। तो चाणक्य पॉलिसी है इसमें, डिले, ड्रेन एंड देन अटैक। आप इतनी थोड़ा सा देर करें ताकि दुश्मन इस बात को लेकर के वंडर करता रहे कि आज होगा क्या। आप सोशल मीडिया पे जो बकवास चलती है वो आप देखते हैं कि वो ठीक है, एक बैंटर चलता है दोनों देश के नागरिकों के बीच में कि कब होगा अटैक, कब होगा अटैक।